हेलो बच्चों। तो फिर कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? आपकी क्लास बहुत लंबे टाइम के बाद लगाया जा रहा है ना? हेलो स्वाति। और चल रही है पढ़ाई लिखाई अच्छे से? आइए फिर फटाफट आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको जितना पढ़ाया गया था सब रिवीजन कर लिए थे? आपको मैंने बहुत ही अलग अलग चीज़ बताया था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई थी जो अक्सर लोग नहीं चर्चा करते हैं। आपको समझ में आया था प्रोटॉन कैसे बनाते हैं क्वार्क्स का यूज़ करके? बताया था ना क्वार्क्स के बारे में आपको, है ना? तो वैसे 6 टाइप्स के क्वार्क्स होते हैं, बट अपने काम का अप और डाउन ही है ना? अप डाउन टॉप बटम स्ट्रेंज चार्म, ये सब क्वार्क्स के नाम होते हैं। बट चलिए इन सब का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स बस जान लीजिए। अप क्वार्क्स कितना था? 2/3 ई, है ना? और डाउन क्वार्क्स क्या था? -1/3 ई। तो ध्यान रखेंगे इसको। और उन दोनों को जोड़ के न्यूट्रॉन बनाना है, तो जब दोनों का सम 0 हो जाए, और उसी तरीके से प्रोटॉन बनाने के लिए उनका सम ई के बराबर आ जाए। तो ये सब छोटी मोटी बातें थी, और आई थिंक आप सबने पढ़ लिया होगा। आप लोग को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान भी मैंने बताया था, वो सब याद हो गया? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, सब याद कर लिए थे? ये सब याद करना है, ओके? चलिए, तो मैंने आपको विद्युत चुंबकत्व तो समझा दिया था, स्थिर वैद्युत की समझ लिए थे, दो प्रकार के आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है ये बता दिया था, सबसे भारी कौन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, इसको हमने देख लिया था, है ना? फिर मैंने आपको मात्रक भी बताया था शायद, है ना? आपको मात्रक का भी चर्चा कर लिया था हमने, है ना? अलग अलग मात्रक के बारे में हमने पढ़ा था। खोलो नोट्स, खोल के बैठो, हमेशा नोट्स को देखा कीजिए फटाफट। मात्रक और विमा के बारे में बता दिया था ना आपको। मात्रक में मैंने आपको बताया था स्टैट कूलम्ब होता है कि नहीं? फिर मैंने आपको बताया था एक कूलम्ब होता है, फिर बताया था एक एब्सोल्यूट कूलम्ब होता है। सब याद कर लिए थे? फिर मैंने तीनों का रिलेशन भी बताया था। फिर मैंने बताया था जो रासायनिक मात्रक होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फैराडे। फैराडे मैंने आपको निकाल के सिखाया था। फैराडे का मतलब क्या होता है? एक मोल में जो इलेक्ट्रॉन की आवेश होती है ना, एक मोल इलेक्ट्रॉन की जो आवेश होती है। यस और नो? कितना था स्वाति, एक फैराडे में कितना वैल्यू था, याद है? 1 फैराडे मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था। एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसे कहते हैं ना फैराडे, केमिस्ट्री में यूज होता है। और आपको पता है सबसे बड़ा मात्रक फैराडे ही है। आज वही चर्चा करने वाले हैं कि कौन सा मात्रक सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है। ऐसे हम लोग घटते क्रम में लिखेंगे। ओके, चलिए एक बार रिकैप करता हूं और फिर फटाफट इसको कवर करते हैं। आप लोग को अगर याद हो सभी बच्चों को, तो मैंने बताया था एसआई मात्रक आवेश का, यस और नो, कूलम्ब। फिर मैंने आपको बताया था सीजीएस, और सीजीएस को बेटा इस चैप्टर में एक और नाम से जानते हैं ईएसयू। इसको हमने क्या बताया था? इसको बताया था स्टैट कूलम्ब। और फिर मैंने आपको बताया था एमकेएस, इस चैप्टर में एक और नाम से जानते हैं इसको ईएमयू। सबका फुल फॉर्म भी मैंने बताया था स्वीटी। हेलो स्वीटी। इसका मैं एमकेएस का मैंने क्या बताया था? एमकेएस का मैंने बताया था एब्सोल्यूट कूलम्ब, है ना? एब्सोल्यूट कूलम्ब। तो ये सब छोटा छोटा चीज था जो मैंने आपको 3 अलग अलग यूनिट बताए थे। और मैंने कहा भी था सबसे काम का कौन है बाबू इसमें, हमारा कूलम्ब, है ना? एसआई मात्रक पे ज्यादा फोकस करते हैं हम लोग, तो एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि अन्य मात्रक जो होते हैं, अन्य मात्रक में आपको मैंने बताया था एक रासायनिक मात्रक फैराडे, बताया था ना? रासायनिक मात्रक में कौन आता है? फैराडे। फैराडे, फैराडे को हम लोग कैपिटल एफ बी लिखते हैं। और मैंने बताया था कि जो एक फैराडे होता है कितना होता है बाबू? 96500 कूलम्ब, यस और नो? और फिर मैंने बताया था एक एम्पियर आवर, आप लोग को याद हो एम्पियर आवर। मैंने कहा था कि बैटरी पे लिखा हुआ मिलता है अक्सर, इन्वर्टर का जब बैटरी खरीदने जाते हैं ना, तो आप देखते होंगे, है ना? दुकानदार आपसे पूछता होगा कितना कितना एएच का बैटरी चाहिए सर आपको, आप बोलते होंगे 220 एएच का चाहिए या 150 एएच का चाहिए, है ना? सुने कि नहीं? तो ये जो एम्पियर आवर है ये भी आवेश का ही मात्रक है,
और मैंने बताया था जो एम्पियर आवर होता है वो क्या होता है, 1 एम्पियर आवर का मतलब क्या हो गया, 1 एम्पियर, और आवर का मतलब 3600 सेकेंड। तो आपको याद हो अगर तो ये आया था 3600 एम्पियर सेकेंड, और एम्पियर सेकेंड को ही कहते हैं बाबू कूलम। 1 एम्पियर आवर का मतलब होता है 3600 कूलम। इतना चीज आपको मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था, ये सब अलग अलग मात्रक था, आप सब रिवीजन नहीं किए हैं ऐसा मुझे लग रहा है। स्वाति मैंने पूछा था 1 फैराडे में कितना, तो उसका जवाब देना था। ओके, अच्छा आपने दोनों दिया है, गुड। तो याद रखेंगे फैराडे के लिए भी आपको पता होना चाहिए, एम्पियर आवर के लिए भी पता होना चाहिए, सारे वैल्यू आपको याद होना चाहिए। यस और नो? थोड़ा सा रिकैप करने का कोशिश किया हूं, शायद आप लोग को कुछ कुछ याद आ जाए, है ना। और मैंने बोला था ये जो कूलम्ब है वो क्या होता है, एम्पियर सेकेंड से बना है। कैसे बना था फॉर्मूला, Q इक्वल टू आई टी, आई का मतलब एम्पियर और टाइम की जगह लिखते हैं सेकेंड, और इस एम्पियर सेकेंड को ही कहते हैं बेटा कूलम्ब। ओके, हाँ जी, पावर ऑफ यूनिट मैंने दिया था, वेरी गुड। हाँ मैंने बोला था कि आपको बताना है कौन सा यूनिट सबसे ज्यादा पावरफुल है, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है। चलो खैर, आपको मैंने इसके अलावा एक चीज और सिखाया था, अगर आपको याद हो तो। आपको मैंने बताया था 1 कूलम में कितना स्टेट कूलम, 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम, और कितना एब्सोल्यूट कूलम, 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। कुछ याद है बच्चों, बताइए। यस और नो? ये मैं चलो फिर से लिख देता हूं, क्लियर नहीं दिख रहा है। 1 कूलम को मैंने बताया था 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम, और ये था 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। याद आया किसी को, इन तीनों का रिलेशन याद हो गया था? तो भाई साहब मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इसमें लगा लेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव। ओके, मैं साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट भी बताता चलूंगा जो क्या क्या चीज आपको याद करना है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये रिलेशन आपको याद रखना है। 1 कूलम में 3 इंटू 10⁹, 1 कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, और 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि इसमें सबसे पावरफुल यूनिट कौन है, सबसे पावरफुल यूनिट कौन है, यानी सबसे बड़ा मात्रक कौन है, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, इसका चर्चा करते हैं। ठीक है, लिख लो चाहो तो, पावर ऑफ यूनिट। ठीक है, चलिए आप लोग मुझे बताओ, किसी ने अगर किया हो सॉल्व तो खुद से बताइए, तो इन सभी में सबसे पावरफुल यूनिट कौन होगा, सबसे बड़ा यूनिट कौन, देख के बताओ, सारा कुछ आपके सामने है। इन सभी में सबसे बड़ा यूनिट कौन, सबसे बड़ा है फैराडे, बिल्कुल सही स्वाति। फिर इसके बाद किसका नंबर आएगा, फैराडे के बाद कौन, वेरी गुड स्वीटी, फैराडे सबसे बड़ा यूनिट है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, मैंने इसका कई बार जिक्र किया है। फैराडे के बाद कौन आएगा, हाँ वेल डन, स्वाति ने कहा एम्पियर आवर, बिल्कुल सही कहा उसने, सेकेंड नंबर पे आएगा एम्पियर आवर। सबसे बड़ा है कौन, फैराडे, पहले लिख लीजिए फिर समझाता हूं, सबसे बड़ा है फैराडे, फिर एम्पियर आवर, इसके बाद बोलिए। अब इन तीनों में, कूलम्ब में, स्टेट कूलम्ब में और एब्सोल्यूट कूलम्ब में, थर्ड नंबर पे कूलम्ब, नो नो नो, कूलम्ब नहीं है थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे है एब्सोल्यूट कूलम्ब, थर्ड नंबर पे है एब्सोल्यूट कूलम्ब, फिर कौन है, फिर है कूलम्ब, और फिर कौन है, फिर है स्टेट कूलम्ब। ओके, थोड़ी बहुत बात समझ में आई। सबसे बड़ा है फैराडे, फिर एम्पियर आवर, फिर एब्सोल्यूट कूलम्ब, फिर कूलम्ब, और सबसे आखिरी में स्टेट कूलम्ब। मैं समझाता हूं कैसे, क्यों,
ताकि आज के बाद आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, खुद से आप बता सकते हैं। मैं इस तरीके का चीजें आपसे समझा दूंगा, मतलब आपको मैं इस तरीके से समझाऊंगा ना कि अब आपको किसी से ये डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं, कोई आपको बताएगा तभी आप सीखेंगे। नो, अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये स्टेट कॉलम नहीं दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा स्पेस का गड़बड़ी हो रहा है, रुक जाइए, यहां से मैं लिखता हूं, फिर से लिख दे रहा हूं। सबसे बड़ा है बेटा फैराडे, फिर है एम्पियर आवर, फिर है एब्सोल्यूट कूलम, फिर है कूलम, एंड देन स्टेट कूलम। ओके, ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन इसको भी आप लिख लीजिए ऐसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट यस आपको पता होना चाहिए। सुनिए, सबसे पहले ना समझाने का मैं अपना एक टेक्निक यूज करता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। पहले मैं इन तीनों का कंपैरिजन करके आपको बताता हूं। जब इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे ना तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आइए फ्रेश पेज पे देखते हैं। मैंने लिखा है 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम इक्वल टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूं सुनो। थोड़ा सा खुद में ना आपको जो मैं समझाने की कोशिश करता हूं उसको सोचना। ओके, मुझे बताओ 1 कूलम, यहां ध्यान देना, 1 कूलम कितने स्टेट कूलम के बराबर है और कितने एब्सोल्यूट कूलम के बराबर है, इसको थोड़ा सा ना माइंड सेट से आप सोचो। मैं इसका 2 तरीका बताऊंगा, जो आपको पसंद आए उसको इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। 2 तरीके से मैं समझाऊंगा, जो आपको इजी लगे आप यूज कीजिएगा। एक तरीका है 11th क्लास के कंसेप्ट से और एक तरीका है नॉर्मल थिंकिंग से। देखिए कैसे, मैं कहता हूं 1 कूलम 1/10 स्टेट कूलम के बराबर है, या मैं कहता हूं 1 कूलम 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के बराबर है। सुनो, ऐसे सोचो, मैं कहता हूं 1 राम 10 श्याम के बराबर है। छोड़ो उसको, भूल जाओ, यहां आ जाओ। मैं कहता हूं कि 1 अकेला राम 10 श्याम के बराबर है। क्या समझे आप इसे? क्या 1 अकेला राम में 10 श्याम के बराबर पावर है, हां या ना? ये सेंस आपको समझ में आ रहा है? जस्ट आपको सेंस को समझना है, यूनिट छोड़ो। याद रखने वाली बात तो याद रख ही सकते हैं। आप मुझे बताइए, क्या ये सेंस आपको समझ में आ रहा है? मैं कहता हूं 1 राम 10 श्याम के बराबर है, इससे आप क्या समझे? दोनों में कौन पावरफुल है? बताओ स्वाति, दोनों में कौन पावरफुल है? अकेला राम 10 श्याम के बराबर है, इसका सेंस है। 1 राम 10 श्याम के बराबर है, तो मुझे इस सेंस का मतलब बताओ, कौन ज्यादा पावरफुल है इन दोनों में? बताओ, राम या श्याम? वेल डन, राम ज्यादा पावरफुल है श्याम से। ये क्या आपके माइंड ने आपको क्लियर करके दे दिया? बताओ, इसमें मैंने कोई मैथमेटिक्स लगाई, कोई फॉर्मूला लगाया? क्या लगाया? नथिंग, जस्ट नॉर्मल थिंकिंग है, कॉमन सेंस। गुड। और मुझे पता है कि आप सब ये समझ गए होंगे। अब यहां से मैं एक टेक्निक निकालता हूं, सुनना स्वाति, देखना मेरा टेक्निक देखो। मैं कहता हूं, मुझे बताओ राम के पीछे का नंबर था 1 और श्याम के पीछे का नंबर है 10, तो आप मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं जिसके पीछे का नंबर कम है वो ज्यादा पावरफुल है? पहले मैंने सेंस से निकाल लिया, अब मैं बोल रहा हूं जिसके पीछे नंबर कम है वो ज्यादा पावरफुल है, यस और नो? नंबर को देखो, राम के पीछे 1, श्याम के पीछे 10। मुझे बताइए दोनों में पावरफुल राम है, या आपने ही कहा? तो मुझे बताइए जिसके पीछे नंबर छोटा है क्या वो ज्यादा पावरफुल है? यस, जिसके पीछे का नंबर कम है। कंपेयर करो, श्याम के पीछे 10 है तो वो छोटा हो गया, राम के पीछे 1 है वो बड़ा है, ज्यादा पावरफुल है, यस और नो? क्लियर? आ जाओ यहां, बोलो इसमें सबसे छोटा नंबर किसके पास है? सबसे छोटा नंबर 1 कूलम इक्वल टू में सबसे छोटा नंबर, इन तीनों में पहले कंपैरिजन करो ना, बाकी क्या तेल लेने, पहले इसको देखो। बोलो 1 कूलम 3 × 10⁹ स्टेट कूलम 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। बताओ इसमें सबसे छोटा नंबर किसके पास है? जल्दी, इसमें सबसे छोटा नंबर किसके पास है? क्या स्टेट कूलम के पास सबसे छोटा नंबर है प्रियांशु? नो बेटा, स्टेट कूलम से पहले देखिए 3 × 10⁹, ये तो सबसे बड़ा है। मैं बोल रहा हूं कि जिसका नंबर पीछे का सबसे छोटा है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, ये सेंस निकला है। हाँ बिल्कुल, स्वाति ने सही कहा। अरे सबसे छोटा है 1/10, 1/10 का मतलब है 0.1 भाई मेरे, 1/10 का मतलब 0.1। कूलम जो लिखा है वो है 1,
और स्टेट वाला तो है 3 इंटू 10⁹, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। सबसे छोटा है एब्सोल्यूट का नंबर, यानी इन तीनों की बात की जाए तो सबसे बड़ा एब्सोल्यूट कूलम्ब होगा। नहीं समझे? 1 राम 10 श्याम के बराबर था तो राम पावरफुल था, राम के पीछे का नंबर छोटा था और वो ज्यादा पावरफुल हुआ, यानी इसमें सबसे छोटा नंबर जिसके पास होगा वो तीनों में ज्यादा पावरफुल होगा। एब्सोल्यूट इन तीनों का बात कर रहा हूं मैं, एब्सोल्यूट ज्यादा पावरफुल है। बोलो इसके बाद कौन सा नंबर छोटा है? इसके बाद कौन सा नंबर छोटा है इन तीनों में? जल्दी, इन तीनों में अब इसके बाद छोटा कौन है? बिल्कुल सही, कौन है सबसे छोटा एब्सोल्यूट के बाद? अब बताओ स्टेट में और कूलम्ब में छोटा नंबर। वेल डन स्वीटी, तो ये हो जाएगा कूलम्ब। सर इसके बाद तो 1 कूलम्ब, 1 छोटा है, ये 1/10 मतलब 0.1 था। इसके बाद जो जिसका नंबर छोटा है उसका जो मात्रक है वो बड़ा है। फिर इसके बाद 1 है, इसका मतलब अब आएगा कूलम्ब का बारी, और इसके बाद सबसे बड़ा तो स्टेट कूलम्ब में है, तो इसीलिए इसका नंबर लास्ट में आया। क्या आप यहां से एक टेक्निक सीख गए? अन्य मात्रक का कंपैरिजन अभी नहीं किए हैं, अभी इन तीनों का बात कर रहे हैं सिर्फ। और मैं बता दूं फिजिक्स में इन तीनों का ही यूज होगा, फैराडे केमिस्ट्री में यूज होगा, एम्पियर आवर यूज ही नहीं होता है, कॉमर्शियल यूनिट है ना, तो ये सब बहुत कम यूज होगा। इन तीनों का पहले मैं समझा रहा हूं, उसका भी देख लेंगे सेम लॉजिक। सर उसमें कुछ अलग होगा क्या? नहीं, कंसेप्ट आप सीख गए, कहीं भी काम करेगा। अब सुनना, मैं क्या कह रहा था कि आपको मैं ये ना 11th के स्टाइल से भी सिखाऊंगा। तो आप अगर कोई बच्चा 11th क्लास पढ़ा होगा, आई डोंट नो आपने पढ़ा है कि नहीं, और नहीं पढ़े हैं तो मैंने भी अभी मैं पढ़ा रहा हूं अभी उसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखना आप, उसमें एक चीज पढ़ाई जाती है, कोई भी जब आप भौतिक राशि को लिखते हैं ना तो उसमें 2 चीज होती है, नंबर और यूनिट। समझा देता हूं, नंबर और यूनिट। कोई भी भौतिक राशि लिखते हैं तो नंबर और यूनिट दोनों होते हैं। भौतिक राशि आप जानते हैं, जिसको हम लोग माप सके किसी मापन यंत्र से, है ना, इतना तो सुना होगा नाम, किसी चीज को मापा जा सके, वो सब होती है भौतिक राशि। तो जैसे मुझे बताओ, जैसे नंबर और मात्रक का क्या मतलब है? यहां पर नंबर और मात्रक का मतलब ये है, जैसे कोई सामान खरीदने गए, मान लो आप गए चावल खरीदने, तो क्या कहते हो दुकानदार को? भैया 4 देना, ऐसे बोलते हो? भैया 4 चावल देना, ऐसे बोलते हो? नहीं, आप बोलते होंगे भैया 4 केजी चावल देना। आप गए कोई रस्सी खरीदने के लिए जो कि मीटर में माप के दिया जा रहा है, तो आप उसको जाके बोले भैया 2 रस्सी देना, या 2 मीटर रस्सी मांगोगे, तो वहां पे आप 2 मीटर लिखेंगे। जरा गौर कीजिए, क्या इसमें ये नंबर है और ये उसका मात्रक है? हाँ या ना? तो बोला जाता है कि जब भी कोई भौतिक राशि होती है या किसी भी चीज की जो मापदंड होती है बेटा, उसमें 2 चीजें होती है। क्या? नंबर भी होती है, यूनिट भी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये n इंटू यू होता है, और ये, हाँ जी, n इंटू यू होता है। नंबर और यूनिट दोनों से मिलकर बनता है। क्लियर? तो यहां पर 4 kg जैसे आपने लिखा, ऐसे ही 2 मीटर आपने लिखा, तो 2 क्या है? उसका नंबर है, मीटर क्या है? उसका मात्रक है। यस और नो? तो जब आप एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलते हैं ना, तो एक रूल होता है, क्या? कि n1u1 जो पहले था वो बराबर होगा n2u2 के। ठीक है? अब इससे क्या समझे? इससे ये समझे, सुनना, जिसका नंबर बड़ा उसका मात्रक कम पावरफुल, यानी छोटा, और जिसका नंबर छोटा उसका मात्रक बड़ा। कहने का मतलब है n और u का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहता है? n और u का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा बैलेंस रहता है। किसी का नंबर बड़ा है तो उसका मात्रक छोटा होगा, किसी का नंबर छोटा है तो उसका मात्रक बड़ा होगा। इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में चलेगा। यानी वो ये कह रहा है जिसका नंबर छोटा है उसका मात्रक बड़ा होगा, और जिसका नंबर बड़ा है उसका मात्रक छोटा होगा। क्योंकि किसी चीज की जब मापदंड आप लेते हैं तो उसमें 2 चीज होता है, नंबर और यूनिट। यूनिट एंड डायमेंशन नाम की चैप्टर है, वहां आप पढ़ेंगे और आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। जब किसी चीज को आप मापते हैं तो उसमें नंबर और यूनिट दोनों होता है। नंबर यूनिट, नंबर यूनिट, इन दोनों चीज से मिलकर बनता है। तो जब आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलते हैं तो वो कहा गया है, वो रूल होता है। रूल क्या है? ये कॉमन सेंस है। आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलेंगे तो पहले यूनिट में नंबर और यूनिट दोनों था, दूसरे में भी तो नंबर और यूनिट दोनों होगा। एसआई में नंबर और यूनिट दोनों था, तो सीजीएस में भी नंबर और यूनिट दोनों होगा। अब जिसका मात्रक कम पावरफुल होगा उसके पीछे नंबर बड़ा आएगा, क्योंकि दोनों बराबर करना है अपने को।
N1 U1 और N2 U2 को बराबर करना है तो सिंपल सा लॉजिक है, जिसका मात्रक छोटा उसका नंबर बड़ा। जैसे आप बताओ 1 मीटर आपने लिखा, तो याद करो ये होता है 100 सेंटीमीटर। बोलिए देख के आप बताइए स्वीटी, बोलिए मीटर और सेंटीमीटर में कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन बड़ा है? मीटर और सेंटीमीटर में कौन बड़ा है? मीटर और सेंटीमीटर में कौन सा मात्रक बड़ा है? बताइए ज्यादा पावरफुल कौन सा मात्रक, बता सकते हो? 1 मीटर अकेला 100 सेंटीमीटर के बराबर है। यस, मीटर बड़ा है, बिल्कुल सही प्रियांशु, वेल डन। मीटर के पीछे का नंबर छोटा है तो ये मात्रक बड़ा होगा, और सेंटीमीटर के पीछे नंबर जो लगा है वो बड़ा है, इसलिए ये मात्रक छोटा होगा। मीटर सेंटीमीटर का अगर तुलना किया जाए तो मीटर ज्यादा पावरफुल है, सेंटीमीटर कम है। और यहां से भी कंसेप्ट निकल के आ गया, वही बात, राम के पीछे 1 लगा हुआ है तो जिसके पीछे नंबर छोटा है वो मात्रक ज्यादा बड़ा है, ज्यादा पावरफुल है, और जिसके पीछे का नंबर बड़ा है वो मात्रक कम पावरफुल है। सिंपल, हाँ या ना? तो बोलो ये फंडा काम कर रहा है कि नहीं? एसआई मात्रक से सीजीएस में बदल दिए, तो एसआई से जब सीजीएस में बदलेगा तो N1 U1 N2 U2 बराबर होगा। एसआई मात्रक में मापदंड लिए हैं तो वहां पर भी आपका नंबर और मात्रक दोनों आएगा, सीजीएस में लिए हैं वहां पर भी नंबर और मात्रक दोनों आएगा। यस और नो? और नंबर और मात्रक जब दोनों आता है तो जिसका मात्रक बड़ा उसके पीछे नंबर छोटा होता है, और जिसका मात्रक छोटा उसके पीछे नंबर बड़ा होता है। यानी मीटर और सेंटीमीटर में बोला जाए कि बताइए ज्यादा पावरफुल कौन है? मीटर ज्यादा पावरफुल है। यस और नो? सेंटीमीटर के तुलना में मीटर ज्यादा पावरफुल मात्रक होता है, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। इसीलिए क्या लॉजिक आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया? तो जिसके पीछे का नंबर यानी जिसका एन छोटा उसका मात्रक ज्यादा पावरफुल, और जिसका एन बड़ा उसका मात्रक कम पावरफुल। अब देख लो इसमें सबसे छोटा एन ये है इन तीनों में, इसलिए ये मात्रक तीनों में ज्यादा पावरफुल है। फिर इसके बाद ये है 1 कूलम, इसलिए फिर कूलम आ गया, और फिर लास्ट में स्टेट कूलम। अब आ जाइए, सर आपने ये तो बता दिया, फैराडे वाला कौन समझाएगा? मैं ही समझाऊंगा। आ जाओ, फिर से लिख लेता हूं, 1 कूलम इक्वल टू, या रुक जाओ पहले मैं फैराडे वाला ही निपटा लूं। आपने क्या पढ़ा था? 1 फैराडे इक्वल टू, बेटा बताइए, 96500 कूलम। तो बताना मुझे 1 कूलम बराबर क्या होगा? क्या ये आपको समझ में आया? क्योंकि ये नहीं आया तो फिर मैटर यहीं क्लोज हो जाएगा। 1 फैराडे में 96500 कूलम, तो 1 कूलम में 1/96500 फैराड। उसी तरीके से 1 एम्पियर आवर 3600 कूलम, तो बोलिए 1 कूलम इक्वल टू 1/3600 एम्पियर आवर। सबको पहले 1 कूलम बना लो ना, सबको पहले 1 कूलम बना लो, सबको पहले 1 कूलम बना लो। ये 1 कूलम इतना हो गया, ये 1 कूलम इतना हो गया। अब सारा लिखो, 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9। देखो अब मजा आएगा आपको कंपैरिजन करने में। 10⁻9 स्टैट कूलम इक्वल टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम इक्वल टू, सुनना, 1 कूलम को ये भी लिख सकते हैं ना, 1/96500 फैराड, और ये 1 कूलम को ये भी लिख सकते हैं 1/13600 एम्पियर आवर। बोलो मैंने बिल्कुल सही लिखा है? 1 कूलम इक्वल टू, ये तो आपको मैंने बोला था याद ही करने, ये भी बोला था याद करने, और यहां से 1 कूलम आ गया 1/96500, ये लिख दिया। यहां से आ गया 1 कूलम इक्वल टू 1/3600, ये लिख दिया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो मुझे बता दो। क्या ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है? इतना बात आपको समझ में आया है? पक्का? अगर आ गया तो अब आप मुझे बता दो, सबका तुलना करके मुझे बताओ ज्यादा पावरफुल कौन? बोलो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। बताओ सबसे छोटा कौन है? अभी आएगा मजा। बोलो सबसे छोटा नंबर इसमें कौन है? सबसे छोटा इसमें कौन है? बताओ, जिसके नंबर छोटे उसके यूनिट्स ज्यादा पावरफुल। बोलो सबसे छोटा कौन? ये 1/10 था, इससे भी छोटा है 1/96500। क्या ये सबसे छोटा है? देखो तो, अरे 1 को डिवाइड करने से वैल्यू छोटा हो जाएगा ना, तो ये तो 1 को 10 से डिवाइड किया, यहां देखो 1 को 96500 से डिवाइड किया, ये तो बहुत छोटा हो गया। सबसे छोटा फैराडे का नंबर है, देख लो ध्यान से, यानी सबसे पावरफुल फैराडे है। फिर देखिए इसके बाद ये 13600 है, मैं इसी के आधार पे आपको बताया था, मेरे माइंड में हर चीज थी इसलिए मैंने बता दिया था, अब आपको समझा रहा हूं। 1/3600 सेकेंड नंबर पे ये है, यस और नो? देखो
1/3600, सबसे छोटा ये है, फिर इसके बाद ये है, फिर इसके बाद 1/10 है, इसीलिए इसके बाद 1/10 आ गया। सॉरी 1/10 मैं क्यों लिख रहा हूं, इसके बाद एब्सोल्यूट कूलम्ब आ गया। और फिर इसके बाद छोटा कौन है, इसके बाद ये 1 है, इसीलिए कूलम्ब आ गया। और सबसे बड़ा ये है मेरे भैया, इसीलिए इसके बाद स्टैट कूलम्ब आ गया। उम्मीद करता हूं कि अब आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा हर एक कंसेप्ट। यस और नो, जल्दी बताओ। बस इसको एक फैराडे में 96500 कूलम्ब होता है, तो एक कूलम्ब में कितना होता है निकाल लो। ऐसी एक एम्पियर आवर में 3600 कूलम्ब होता है, तो एक कूलम्ब कितना होता है निकाल लो, और सबको एक लाइन से लिख दो। सब 1 कूलम्ब इक्वल टू ही लिखा हुआ है, और कर लो कंपैरिजन। इजी, यस और नो, वेरी सिंपल। यस, इतना डिटेल में आपसे कोई पूछेगा भी नहीं, बट मैंने बता दिया। तो सबसे बड़ा कौन, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन है बाबू, फैराडे, और सबसे छोटा कौन है, स्टैट कूलम्ब। सबसे बड़ा फैराडे और सबसे छोटा स्टैट कूलम्ब। अच्छा, मैंने एक बात आपको बताया था क्या, स्टैट कूलम्ब को एक और नाम से जानते हैं, फ्रैंकलिन, बताया था क्या आपको, हाँ या ना बता दो। आप लोगों को मैंने बताया था स्टैट कूलम्ब को फ्रैंकलिन भी कहते हैं, स्टैट कूलम्ब को फ्रैंकलिन के नाम से भी जानते हैं, बताया था। ओके, नहीं बताया था तो लिख लीजिएगा, स्टैट कूलम्ब को फ्रैंकलिन भी कहते हैं। नहीं बताया था तो जो स्टैट कूलम्ब होता है उसको एक और नाम से जानते हैं बाबू, फ्रैंकलिन, लिख लीजिएगा यहां पे, FRANKLIN, फ्रैंकलिन कहते हैं। ओके, स्टैट कूलम्ब का एक और नाम है फ्रैंकलिन, याद रखिएगा, कुछ विशेष बात नहीं है, स्टैट कूलम्ब का एक और नाम है, दैट्स इट। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो ये छोटी मोटी बातें थी, उम्मीद करता हूं कि इतना ज्यादा हमने एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक को सीखा तो आपको याद हो गया होगा। क्या मैंने आपको विमीय सूत्र बताया था, जल्दी बता दो। यहां लिखा ना मात्रक एवं विमीय सूत्र, क्या मैंने आपको विमीय सूत्र बताया था, स्वीटी बताओ, क्या विमीय सूत्र मैंने बताया था, आवेश का विमीय सूत्र लिखना बताया था। आवेश का विमीय सूत्र, ओके, क्या था बताइए, विमीय सूत्र क्या था, ओके, याद है, IT या फिर AT फॉर्मूला से बना था, Q बराबर IT, I का मतलब एम्पियर, T का मतलब सेकेंड, तो एम्पियर के लिए जो विमीय सूत्र था वो A, और सेकेंड के लिए सेकेंड टाइम से बनता है तो T, AT या फिर IT, और ब्रैकेट में उसको रखना है। ओके, गुड, वेल डन। चलिए, तो फिर सब कुछ हमने कर ही लिया, ये वाली चीज थी वो भी हमने देख लिया। तो चलिए आपके लिए एक प्यारा सा छोटा सा अच्छा सा सुंदर सा क्वेश्चन, ठीक है। CGS और MKS मात्रक में इलेक्ट्रॉन का मान निकालें, कर सकते हैं तो आप कीजिए। क्वेश्चन लिखेंगे, CGS एवं MKS मात्रक में इलेक्ट्रॉन का मान निकालें। चलो, SI मात्रक में इलेक्ट्रॉन का मान सब जानते हैं, SI मात्रक में इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान आप लोग को पता है, जी सर पता है। SI मात्रक में इलेक्ट्रॉन का मान बोलिए, मान पूछ रहा हूं सिर्फ। तो SI मात्रक में इलेक्ट्रॉन का मान कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, हाँ या ना। ऋणात्मक प्रकृति का होता है तो माइनस लगा दो। अच्छा, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन में जो माइनस है वो क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन में जो माइनस है वो क्या चीज है आप जानते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कौन बड़ा है, मैंने समझाया था ना कि माइनस जो लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन में वो उसकी प्रकृति है, वो उसका स्वभाव है, यस और नो। तो इलेक्ट्रॉन का जो आपने पढ़ा था मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, ये किस में था, SI मात्रक में था ना, कूलम्ब में था ना। बताइए CGS में क्या होगा और MKS में क्या होगा, जल्दी। CGS एंड ESU जो आप कहते हो मात्रक, बताइए इस मात्रक में इलेक्ट्रॉन का मान, जल्दी कोई बता सकता है, फटाफट एकदम रफ्तार में, अगर निकाल लिया तो बताओ। सर हम कैसे निकालेंगे, हमें नहीं आता है, हम तो बच्चे हैं। अरे बहुत सिंपल, E बराबर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना बेटा। इस कूलम्ब के जगह पे स्टैट कूलम्ब का मान रख दो ना। सर वो कैसे पता लगेगा, वो यहां लिखा हुआ तो है,
एक कुलम्ब जहां पर है उसके जगह पे स्टेट कुलम्ब का मान रख दो। ओके, तो कुलम्ब को स्टेट कुलम्ब बना दो। कुलम्ब को स्टेट कुलम्ब बनाने के लिए क्या करते हैं, 3 इंटू 10⁹। ये जो कुलम्ब है, ये कुलम्ब होता है 3 इंटू 10⁹ स्टेट कुलम्ब। बोलिए क्या आया आंसर, -16 3 जा 4.8, 48 हुआ तो 4.8 इंटू 10⁻⁻19, सॉरी नॉट 19, 10⁻⁻19 और ये 9 है तो कितना हो जाएगा 10⁻10 स्टेट कुलम्ब। यही हुआ इसका आंसर। देख लीजिए, कोई आपसे पूछे कि बताइए सीजीएस मात्रक में क्या होगा, तो जहां कुलम्ब था वहां सीजीएस मात्रक का मान रख दीजिए। एक कुलम्ब के जगह पे 3 × 10⁻9 स्टेट कुलम्ब रख दिए, क्योंकि एक कुलम्ब में 3 × 10⁻9 स्टेट कुलम्ब होता है। जब हमने रखा तो ये क्या बन गया 4.8 इंटू 10⁻, ये -19 और ये 9 पावर ऐड होता है, पता है आपको, तो पावर ऐड करेंगे तो -10 स्टेट कुलम्ब हो जाएगा। अगला बताइए बाबू, एमकेएस में बता दीजिए आप लोग, एमकेएस एंड ईएमयू मात्रक में क्या होगा। फिर से वही बात, इलेक्ट्रॉन का -1.6 इंटू 10⁻⁻19 था। जहां कुलम्ब है वहां पे ईएमयू या एमकेएस के लिए क्या था, एब्सोल्यूट कुलम्ब। एब्सोल्यूट कुलम्ब का वैल्यू होता है 1/10 एब्सोल्यूट कुलम्ब। कर दीजिए सॉल्व, क्या हो गया, ये हो गया -1.6 इंटू 10⁻, देखिए -19 था और ये 10 नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -20, ये 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 और -19 और -1 ऐड हो जाएगा तो -20 और क्या एब्सोल्यूट कुलम्ब। सिंपल, ये रहा आपका आंसर। तो ये हो गया किस में, एमकेएस में। क्या सबको करने आ गया। एसआई मात्रक में इलेक्ट्रॉन का आवेश ये होता है, सीजीएस मात्रक में इलेक्ट्रॉन का आवेश ये होता है, और एमकेएस मात्रक में इलेक्ट्रॉन का आवेश ये होता है। याद रखेंगे ये होता है। ओके, हाँ या ना बोल दो। सिंपल है, इजी है, समझ आई, खुद से कर लोगे, याद भी रहेगा। तो बहुत बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान रखेंगे। आपसे अगर बोले तो कुलम्ब के जगह स्टेट का मान रख दीजिएगा, कुलम्ब के जगह एब्सोल्यूट का मान रख दीजिएगा, खुद निकल जाएगा। डन। चलिए, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था इस पर आधारित, तो उसको देखते हैं। चलिए, अगला जो मुझे पढ़ाना है आपको उसका नाम है विशिष्ट आवेश। तो हेडिंग डालिएगा विशिष्ट आवेश और देखिएगा क्या होता है विशिष्ट आवेश, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक चार्ज। ओके, विशिष्ट आवेश या स्पेसिफिक चार्ज बहुत सिंपल है। मैं जरा समझाता हूं कि विशिष्ट आवेश होता क्या है, तो आपको ऐसी समझ में आ जाएगा। देखिए, किसी का आवेश है Q, क्या है आवेश Q, और द्रव्यमान है M, द्रव्यमान है M, इसके अनुपात को कहते हैं विशिष्ट आवेश। ये लिखना बचा हुआ है, लिख लीजिए, खुद से भी कर सकते हैं, फटाफट लिख लीजिए, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से लिख लीजिए। कोई चीज लिखने वाला छूट जाए तो बाद में भी आप वीडियो देख के लिख लिया कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मान रखें, स्टेट कुलम्ब था तो डायरेक्ट स्टेट का मान रख दिए, ऐसे एब्सोल्यूट कुलम्ब था डायरेक्ट एब्सोल्यूट का मान रख दिए। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो कि आप लोग, फिर से समझाऊं, स्वीटी आपको नहीं आया क्या, फिर से बताऊं क्या, यस और नो, आ गया तो मुझे बताइए, आ गया तो लिख दो, आ गया, नहीं आया तो बोलिए फिर से, मैं फिर से समझा दूंगा, नो प्रॉब्लम। एसआई मात्रक में इलेक्ट्रॉन का मान, एसआई मात्रक में इलेक्ट्रॉन का मान सबको याद होगा। एसआई मात्रक में इलेक्ट्रॉन का मान याद है, मैंने पढ़ाया था। इलेक्ट्रॉन का मान, प्रोटॉन का मान, सबका मान समान रहता है, बस प्रकृति इलेक्ट्रॉन की माइनस होती है, प्रोटॉन की प्लस होती है। तो ये एसआई मात्रक में क्या होता है, कुलम्ब। तो कुलम्ब को स्टेट कुलम्ब कैसे बनाएंगे, यहां से कुलम्ब, एक कुलम्ब के जगह कितना स्टेट कुलम्ब लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 10⁹। तो हमने यहां कुलम्ब जहां था वहां इस कुलम्ब के जगह पे, ये कुलम्ब देखिए, इस कुलम्ब के बिल्कुल जगह पे लिख दिया 3 इंटू 10⁹ स्टेट कुलम्ब। दोनों का गुना हो गया, 1.6 इंटू 3, 1.6 गुणे 3 क्या होगा 4.8, और ये -19 है और ये 9 है, पावर जुड़ता है तो -19 में 9 जोड़ेंगे -10।
फिर उसी तरीके से एब्सोल्यूट के लिए क्या होता है, 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। ये 10 ऊपर चला गया तो -20 आया। स्वीटी आया आपको? तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, सिर्फ कुलम के जगह स्टेट कुलम और एब्सोल्यूट कुलम का मान रखना था। आप सब अच्छे करते हो, आप सब अच्छे बच्चे हो, आप सब रेगुलर लाइव रहते हो। बाकी तो पता नहीं, गधा सब लाइव रहने के बदला घर पे सोया रहता है। सोने दो, जो सोवत है सो खोवत है। तो आपसे वो कोई दिक्कत होती है तो ऐसे आप क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो छूट गया जिसका वो गया। चलिए जरा ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं विशिष्ट आवेश। बाबू विशिष्ट आवेश क्या होता है? कोई पूछे आपसे विशिष्ट आवेश क्या चीज है, विशिष्ट आवेश किसे कहते हैं? सिंपल फॉर्मूला छोड़ो, रटेंगे बाद में, पहले समझो। आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं विशिष्ट आवेश। नहीं समझे? किसी का भी आवेश और उसी का द्रव्यमान के अनुपात को बोलते हैं विशिष्ट आवेश। याद हुआ? किसी का भी किसी कण का, किसी पदार्थ का आवेश और उसके द्रव्यमान के अनुपात को कहते हैं विशिष्ट आवेश। यानी आवेश को द्रव्यमान से भाग देंगे तो वही कहलाता है विशिष्ट आवेश। इजी? मैं एक बात आपको सिखाऊं, एक टेक्निक आपको सिखाऊं। दुनिया में किसी के बारे में लिखा रहे विशिष्ट, तो आप समझ जाना कि वहां द्रव्यमान से भाग देना है। क्लियर? जैसे मैंने कहा विशिष्ट आवेश, तो आवेश बट्टे द्रव्यमान। मैं कहूंगा विशिष्ट पप्पू, विशिष्ट पप्पू, पप्पू बट्टे द्रव्यमान। विशिष्ट फेकू, फेकू बट्टे द्रव्यमान। विशिष्ट रामलाल, रामलाल बट्टे द्रव्यमान। अब समझ गए? विशिष्ट कहीं भी दिखे तो क्या करना है? द्रव्यमान से भाग देना है। यस और नो? हाँ या ना? तो याद रखेंगे विशिष्ट का ये अर्थ होता है सिंपल सा, अगर समझने में दिक्कत हो तो जहां भी विशिष्ट होगा वहां द्रव्यमान से भाग दिया जाता है। कोई बोलता है विशिष्ट आवेश, तो ठीक है आवेश को द्रव्यमान से भाग दीजिए, आवेश बटे द्रव्यमान। ठीक है? तो विशिष्ट आवेश का मतलब होता है आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को हम कहते हैं विशिष्ट आवेश। किसी भी कण या पदार्थ के विशिष्ट आवेश उसके आवेश और द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है? अच्छा, इसको परिभाषा के रूप में ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। क्या? सुनो, प्रति इकाई द्रव्यमान में, मैं जो कहता हूं ध्यान सुनिएगा और इस तरीके को सीखिएगा भी मैं क्या बोल रहा हूं। जब नीचे लिखा रहे ना तो उसको पढ़ते हैं प्रति इकाई द्रव्यमान। जैसे मैं लिख दूं, क्या लिख दूं? एक फॉर्मूला आपने सुना था 10th में, Q/T। सुना था? बताओ। ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल भी लेने वाला हूं। Q/T आपने सुना था? अरे सुना तो होगा। Q = IT, तो I = Q/T। नहीं सुना? तो इसको परिभाषा कैसे बनाते हैं, मैं आपको परिभाषा बनाना सिखा रहा हूं। नीचे जो लिखा है ना उसको पढ़िए प्रति इकाई। जैसे प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित आवेश, प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश। जैसे आप पढ़े होंगे वेग, या आपने पढ़ा होगा चाल। चाल बराबर पढ़े थे आप? जैसे मैं पूरा ही लिख देता हूं। जैसे कोई बोले चाल, तो चाल आप सबने पढ़ा होगा, ये बहुत इजी है, सबने पढ़ा होगा, इसलिए इसी का एग्जांपल ले रहा हूं। चाल बराबर क्या पढ़े थे? दूरी बटे समय। प्रति इकाई समय में, अरे प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी। अब सेंटेंस बनाना समझ रहे हैं? प्रति इकाई समय में प्रवाहित होने वाली आवेश, प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित आवेश। क्या आप सेंटेंस को पकड़ रहे? मैं क्या सिखाने का कोशिश कर रहा हूं? मैं ये समझाना चाहता हूं कि मैं सिखाना क्या चाह रहा हूं। जो नीचे लिखा रहे ना उसमें लगा दीजिए प्रति इकाई। प्रति इकाई समय में जो आवेश प्रवाहित होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रति इकाई समय में जो प्रवाहित होती है आवेश उसे बोलते हैं विद्युत धारा। प्रति इकाई समय में प्रवाहित होने वाली आवेश, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी। फिर आपने पढ़ा होगा वेग का फॉर्मूला, पढ़े थे? विस्थापन बट्टे समय।
पढ़े थे। कैसे इसको परिभाषा बनाएंगे? प्रति इकाई समय में तय की गई विस्थापन, प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित आवेश। आप कर लोगे ऐसे, कोई भी परिभाषा आपको मिलेगा तो इस तरीके से बना लोगे। मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि एग्जाम देने आप गए और मान लो कोई परिभाषा नहीं याद आया तो खुद से बना लेना। नीचे वाले में बस लगा देना है प्रति इकाई समय में तय की गई विस्थापन, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी, प्रति इकाई समय में प्रवाहित होने वाली आवेश या प्रवाहित आवेश, प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित आवेश। तो आप मुझे बताइए इसका परिभाषा खुद से बना के बताओ। कोई आपसे पूछे विशिष्ट आवेश का परिभाषा कैसे बनाओगे? जल्दी। कोई आपसे पूछे विशिष्ट आवेश का परिभाषा, तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। पहले फॉर्मूला याद करो, बाद में परिभाषा बनाना। Q/m बनाओ फॉर्मूला, बनाओ परिभाषा, सॉरी परिभाषा बनाओ। प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं? विशिष्ट आवेश। प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित आवेश को विशिष्ट आवेश कहते हैं। यस और नो? तो ऐसे ही हम इसका परिभाषा बना लेंगे। तो बताइए यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा विशिष्ट आवेश का? Q/m। Q यानी आवेश और m यानी द्रव्यमान। क्या आप कर लेंगे? बहुत सिंपल सा चीज था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, इट्स वेरी सिंपल। यस और नो? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड स्वाति। प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित आवेश को कहते हैं विशिष्ट आवेश। या आप ये भी बोल सकते हैं किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश और उसके द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ में उपस्थित आवेश एवं द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। थोड़ा सा सुंदर बना लेंगे सेंटेंस को। किसी पदार्थ में क्या उपस्थित आवेश एवं द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। तो सिंपल, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात होता है। अब आप समझ गए तो खुद भी कुछ भी बना लो अपने मन से परिभाषा। चलिए, तो ये बन गया Q/m, आवेश बटे द्रव्यमान। बोलिए इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र। बोलिए इसका मात्रक, बताओ कोई बच्चा। मात्रक खुद से बना लोगे? बोलो आवेश का मात्रक। सारा मात्रक एसआई का बात करना है, एसआई मात्रक का बात करूंगा सिर्फ मैं। एसआई मात्रक बोलिए। आवेश के लिए एसआई मात्रक कूलम, द्रव्यमान के लिए केजी। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। कूलम पर केजी। बोलिए इसके विमीय सूत्र। विमीय सूत्र बताओ बच्चों। यहां पे स्पेस कंज्यूम कर लेगा, इधर बता दो। विमीय सूत्र बताइए इसका। क्या आपको आवेश का विमीय सूत्र याद हो गया है? आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र यानी कूलम का क्या बताए थे? AT या फिर IT। और केजी का बोलिए। केजी द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का अंग्रेजी मास, मास का पहला लेटर कैपिटल M। बोलिए क्या बन गया इसका? ATM-1। आपको जो मैंने पढ़ाया था नोट्स बिल्कुल याद करेंगे। नोट्स अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपसे नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो जानो आप, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आप जब रिवीजन ही नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगा? AT हो गया आवेश का विमीय सूत्र, और द्रव्यमान का होता है मास। इंग्लिश में द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? मास। तो मास यानी कैपिटल M। तो ATM-1। ओके, चलिए अब यहां से एक क्वेश्चन आ गया। ये आपका क्वेश्चन है जो करना है खुद से। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होगा? फॉर्मूला होता है Q/m। Q के जगह आएगा E, मास के जगह आएगा M। मुझे बताइए, क्या आप इलेक्ट्रॉन का आवेश जानते हैं कितना होता है? 1.6 गुने 10 का पावर -19 बटे, क्या आप इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जानते हैं? देखिए कॉपी में करवाए थे, 9.11 इंटू 10 टू दी पावर -31। इसको सॉल्व कीजिए, जो आएगा वो आंसर क्या आएगा सॉल्व करके? 1.6 डिवाइडेड बाय 9.11 इंटू 10 टू दी पावर -31 को ऊपर ले जाइए। जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -19, और ये ऊपर जाके हो जाएगा 10 टू दी पावर 31। -19 और 31 को जोड़ दीजिए, पावर जुड़ जाता है। 1.6 9.11 इंटू ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -19 और 31 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? बताइए कितना होगा? 31 को 19 के साथ जोड़ना है।
लिखो, आपको जवाब देना है। 19 है -19, उसमें 31 जोड़ेंगे, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो क्या होगा? बोलो बोलो। 10 टू द पावर, सही बोल रहे हो, बताओ, बाकी भी रिप्लाई करो। ये 10 टू द पावर माइनस, सॉरी, ये 10 टू द पावर 31 है, उसमें 19 जाके जोड़ दिए, अरे 12, -19 और 13 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 12। सब रिप्लाई किया करो। अच्छा, इसको डिवाइड दो, 1.6 को 9.11 से डिवाइड कीजिए। मुझे तो वैल्यू याद ही है, लेकिन मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूं। आप भी कैलकुलेटर को यूज करके डिवाइड कर लीजिए, ताकि आपको रटने की समस्या ना आए। मैं कैलकुलेट करके क्यों दिखाता हूं पता है? ताकि आपको लगे कि रटा नहीं जाता है। बार बार प्रैक्टिस से याद हो जाए वो अलग बात है, वरना हम निकालेंगे। 1.6 डिवाइडेड बाई 9.11, ये आ रहा है 0.1756 इंटू 10 टू द पावर 12। ये 12 से एक जीरो इसको दे दो, तो 1.756 इंटू 10 टू द पावर 11, और इसका मात्रक क्या होता है? कूलम्ब बाई केजी। देख लीजिए, वैसे मुझे याद ही था, आप भी याद कर लेंगे। कोई पूछे आपसे इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11, या 1.756 इंटू 10 टू द पावर 11, याद रखेंगे, कूलम्ब पर केजी। आया कुछ समझ? चिंटू कुमार, इलेक्ट्रॉन का आवेश याद है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद है, दोनों को भाग दिए, इसके अलावा कुछ नहीं किए। भाग देने से 1.6 और 9.11 का याद, और ये 31 और ये 19 दोनों का डिफरेंस आया 12, मतलब 31 को -19 जोड़ दिए तो 12 आया। एक जीरो इसको दे देंगे तो ये 1.756 हो जाएगा, और 10 टू द पावर 11 बचेगा। तो प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश खुद से कर लोगे आप, यहां भी फॉर्मूला आएगा Q/m, यानी प्रोटॉन बाई द्रव्यमान। हाँ या ना? क्या होगा बताओ? प्रोटॉन का कितना था? प्रोटॉन का आवेश कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सर दोनों सेम ही है, बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का मान सेम था, बस वो ऋणात्मक और ये धनात्मक, बटे इसका द्रव्यमान 1.673, आप 1.67 ही ले लो, इंटू 10 टू द पावर -27। ये कूलम्ब, ये केजी, तो कूलम्ब बाई केजी होगा। ये बन गया 1.6 बाई 1.67 इंटू 10 टू दी पावर, बेटा -27 ऊपर जाके 27 हो जाएगा, और ये जब 27 हो जाएगा तो 19 के साथ इसका डिफरेंस कितना आएगा? 7, और ये 8। अब डिवाइड कर लीजिए। चलो कर लेता हूं, आपके सामने करके दिखा देता हूं। ये देखो वापस से, ये आ गया प्यारा सा आंसर 1.6 डिवाइडेड बाई 1.67। ये आ रहा है बाबू 0.958 इंटू 10 टू दी पावर 8 कूलम्ब पर केजी। ये वैसे आपको मैं होमवर्क देने वाला था, ये खुद से आपको करना था, बट मैंने करवा दिया। पता नहीं आप करोगे नहीं करोगे, छोड़ दोगे, क्या करोगे। प्रोटॉन का बोलेगा तो आपको लिखना है P/m। प्रोटॉन का द्रव्यमान पता है, प्रोटॉन का आवेश पता है, ऊपर आवेश रखेंगे, नीचे द्रव्यमान रखेंगे, भाग देंगे 27 और 19 कितना हो जाएगा? 8। 10 टू दी पावर 8 हो गया, 1.6 को 1.67 से भाग दिए, 0.958 इंटू 10 टू दी पावर 8 कूलम्ब पर केजी। ओके, चलो कर लेते, तो मुझे बताओ न्यूट्रॉन का क्या होगा विशिष्ट आवेश? न्यूट्रॉन का बोलो, यहां लिख देता हूं, न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश, बोलो बोलो, न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश बताओ कोई बच्चा, कितना होगा? अरे ये बहुत सिंपल है, न्यूट्रॉन का क्या होगा? न्यूट्रॉन का Q/m। न्यूट्रॉन का Q कितना होता है? न्यूट्रॉन का आवेश 0, और m क्या होता है? 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27। लेकिन आंसर क्या आएगा? 0। हे देखो मैंने उल्लू बना दिया आपको, न्यूट्रॉन का आवेश ही 0 है,
तो आवेश अगर जीरो है तो आवेश को द्रव्यमान से भाग देंगे, ऊपर वाला ही जीरो है तो नीचे वाला कुछ भी रहे उससे क्या फर्क पड़ेगा, आंसर जीरो। न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश जीरो, यस और नो? न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होगा बाबू, जीरो, हाँ या ना? चलो मैंने ऐसे ही बता दिया था, तो आई थिंक आपको सारा मैंने बता दिया। आई डोंट नो आप समझ गए होंगे, लिख लिए होंगे, याद हो गया होगा, यस और नो? तो ये सब ध्यान देना है, बस आसान सा चीज था, क्या कहते हो? डन। तो विशिष्ट आवेश क्या होता है, आवेश वट्टे द्रव्यमान। किसी पदार्थ में आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं, विशिष्ट आवेश। या फिर प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित आवेश को कहते हैं विशिष्ट आवेश। प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित आवेश को कहते हैं विशिष्ट आवेश। क्लियर, इजी, सिंपल। मात्रक क्या होता है, आवेश का कूलम, द्रव्यमान का केजी। कूलम का विमा क्या होगा, एटी, द्रव्यमान का एम, ATM-1। तो छोड़ दिया जाए, कर लेंगे, रिवीजन करके रखोगे तो रिवीजन करके रखिएगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश के कौन कौन से गुण होते हैं उसको पढ़ेंगे, इसमें से कोई भी दो गुण आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और विशिष्ट आवेश में ये मात्रक बीमा जो मैंने बताया है, इसमें मात्रक बहुत बार पूछा है, लिख लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। कई बार पूछा है कि विशिष्ट आवेश का मात्रक क्या होगा। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कई बार पूछा है, यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, और ये तो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ही। तो ये सब याद रखिएगा, छोटा सा कंसेप्ट है। मिलते हैं फिर, ओके ओके। मैं थोड़ा साइड हो जाऊं, ये आप लिख लो, उधर का नहीं दिख रहा होगा तो लिख लीजिए, ये न्यूट्रॉन लिखा हुआ है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, रिवीजन कर लीजिएगा बढ़िया से, सिंपल सिंपल कंसेप्ट था, एक बार पढ़ लेना अच्छे से। चलिए बाय।